आज रात दिल्ली रवाना होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शपथ ग्रहण और विभाग बंटवारे के बाद दिल्ली जाने वाले हैं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात बेहद अहम है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे से जुड़ रहे हैं। रवि, अब देखिए विभागों का बंटवारा हो चुका है और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जाने वाले हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, विभागों का जो बंटवारा है उसका इंतजार था और विभागों के बंटवारे के बाद अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक लगभग रात के 9 बजे जो है वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह, उनसे मुलाकात हो सकती है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, खास करके गृह विभाग मिला है और तमाम बातों को लेकर के आने वाले दिनों में बिहार को किस तरह से चलाना है, योजनाएं बनानी है, तमाम बातों को लेकर के अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि आगे की जो कार्यदिशा है वो भी तय होगी। वहां से भी कुछ निर्देश मिलेंगे जिसका पालन किया जाएगा। तो ये बड़ा घटनाक्रम है जहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे जो तमाम जो कार्यविधि थी उसको पूरा करने के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रवि। तो देखिए बड़ी खबर, मदन सहनी ने ग्रहण किया पदभार। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताते चले समाज कल्याण विभाग का पदभार मदन सहनी ने संभाला है। तो देखिए मदन सहनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आपको बताते चलें कि इनके हिस्से में समाज कल्याण विभाग आया है और नई सरकार बनी है, उसमें जिन जिन लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है उनके नाम आपको लगातार बता रहे हैं और ऐसे में मदन सहनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है समाज कल्याण विभाग का। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस बार विभागों में फेरबदल हुए हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि मदन सहनी, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और देखिए तस्वीरों में आप देखिएगा मदन सहनी जो कि दिखाई दे रहे हैं। मदन सहनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और इनके हिस्से में समाज कल्याण विभाग आया है। ये देखिए दफ्तर की ही ये तस्वीर जहां पर उनको सभी लोग बधाई दे रहे हैं, बुके देकर के उनको बधाई देने वालों का अब तांता लगा हुआ है। देखिए नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा जो है वो गृह विभाग का है। सीएम नीतीश ने 20 साल के बाद गृह विभाग छोड़ा। राज्य के सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है। नई सरकार में देखिए बीजेपी के 14 मंत्रियों को 20 विभाग मिले हैं जबकि जेडीयू के 8 मंत्रियों को 12 विभाग मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम गृह विभाग, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान SC ST कल्याण, श्रेयसी सिंह खेल विभाग, सूचना प्रावैधिकी, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नई कैबिनेट में जेडीयू को 20 विभाग मिले हैं। विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण विभाग,
विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, परिवहन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की एलजेपीआरवी को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम से संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। आरएलएम से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए तो कई नए चेहरे को अहम विभाग भी मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन इस सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी नीतीश ने अब सम्राट चौधरी को सौंप दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन सहित अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान मिलना कैबिनेट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का ही माना जा रहा है। और देखिए, सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने ही पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया है। और बीजेपी को देखिए, पहली बार सबसे अहम मंत्रालय गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है और अब सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। कैबिनेट में गृह विभाग सबसे अहम विभाग होता है। गृह विभाग देखिए, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। गृह विभाग किसी भी राज्य के रीढ़ की हड्डी होती है। गृह विभाग जो है वो पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन भी करता है। अपराध नियंत्रण, दंगे रोकना, शांति बनाए रखना, जिम्मेदारी, ये सब जो है वो गृह विभाग के ही पास होती है। आम नागरिकों के साथ में विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी भी गृह विभाग के पास ही है। गृह विभाग पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई नीतियों का निर्माण करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करता है और गृह विभाग जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि सीएम खुद अपने पास इसे रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक गृह विभाग अपने ही पास रखा, लेकिन इस बार ये पहली बार है जब बीजेपी के पास अब गृह विभाग चला गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया है। बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास चली गई है। तो देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिए जाने पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस ने एनडीए पर तंज कसा है। कहा है कि नीतीश कुमार केवल चेहरा है, सरकार बीजेपी चला रही है। तो एनडीए ने इस फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही थी, जिस तरह का व्यू रचा था और जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया था, उसमें वो सफल हो गए। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। नीतीश कुमार जी से तो अभी सिर्फ गृह विभाग छीना गया है, कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली जाएगी और उसके बाद उनसे उनका जदयू भी छीना जाएगा और नीतीश कुमार जी फिर लालकृष्ण आडवाणी बनने वाले हैं, तय जाने। गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास उन पर दिखाया है। निश्चित रूप से यह विश्वास जो पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने एक साथ मिलकर कदम डालकर बिहार का विकास किया, यह उसी समन्वय का परिणाम है। गृह विभाग राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को दिया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है अपने मातहत काम करने वाले आदरणीय मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी विभागों के प्रधान होते हैं और सभी तरह की फाइलें उनके पास ही आती है। देखिए, विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पराजय के बाद
आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बाद अब चुनाव धांधली का आरोप लगाया है। आरजेडी ने 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए हैं और ये साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। आरजेडी के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी पराजय मिली। आरजेडी को ऐसी हार मिली है जिसने पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चुनावी नतीजों से निराश आरजेडी अब हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहा है। आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द कर दिए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए। आरजेडी ने नबीनगर, अगियाओं और संदेश विधानसभा में विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के धांधली के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर करारा पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने उन सीटों का आंकड़ा बताया जहां एनडीए नजदीकी मुकाबले में हार गया, तो जेडीयू ने कहा इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। उनके द्वारा आरोप लगाना ये कोई नई बात है। वो तो आज आरोप लगाए, कल अपने भूल जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। आरजेडी के आरोपों और दावों के उलट अब जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। कई ऐसी भी सीट है जहां बेहद कम अंतर से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। कैमूर के रामगढ़ सीट पर बीएसपी ने सिर्फ 30 वोट के अंतर से जीत दर्ज की और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वी चंपारण की ढाका सीट पर भी बीजेपी को सिर्फ 178 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। अररिया की फारबिसगंज सीट पर भी सिर्फ 221 वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहाँ कांग्रेस की जीत हुई। चनपटिया सीट पर 602 वोट के अंतर से कांग्रेस के हाथों बीजेपी हार गई, तो जहानाबाद में 793 वोट के अंतर से फैसला हुआ और यहां भी जेडीयू की हार हुई। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। यानी विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रहीं जहां नजदीकी मुकाबले में महागठबंधन और एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा। निर्वाचन आयोग पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन आरजेडी लगातार ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में हार के गुस्से और गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सियासत एक बार फिर उसी पुराने मुद्दे पर लौट आई है, परिवारवाद। चुनाव से पहले आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप एनडीए के नेता लगा रहे थे, पर अब आरजेडी ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला है और नीतीश कैबिनेट में शामिल नेताओं पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा डाला है। कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया, पर इसके साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रहा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी सूची जारी करते हुए दावा किया है कि कैबिनेट में दर्जन भर ऐसे चेहरे शामिल किए गए जो किसी न किसी बड़े नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। आरजेडी का आरोप है कि मांझी के बेटे मंत्री बन गए, बहू विधायक हैं, दामाद और समधन भी विधायक हैं। तो वहीं आरजेडी का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी पहली बार विधायक बनी और बेटा तो बिना विधायक बने ही मंत्री बन गया। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के आरोपों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी और नितिन नवीन का नाम भी शामिल है, जो सियासी घराने से आते हैं। इन लोगों ने परिवारवाद और परिवारवादियों को संरक्षित किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है और यह शपथ बताता है
कि बिहार में किस तरह से एनडीए के लोगों ने परिवारवादियों को संरक्षित किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को कोई काम धाम नहीं मिल रहा था तो उसे सीधे मंत्री बनवा दिया। खुद राज्यसभा में है, पत्नी विधायक हैं। मांझी जी को देखिए, खुद है ही, बेटे हैं ही, बहू है ही, दामाद है ही, बेटी है ही, समधन है ही, सब विधायक मंत्री बने घूम रहे हैं। एनडीए भी विपक्ष पर पलटवार करने में पीछे नहीं। जेडीयू और बीजेपी के नेता सीधे लालू फैमिली पर सवाल खड़े कर परिवारवाद को लेकर नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। कि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है, नहीं तो आखिर क्या उपलब्धि है। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। बिहार की सियासत में परिवारवाद का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन जितना आरोप विपक्ष लगाता है उतनी ही मुस्तैदी से सत्ता पक्ष उसे पलट देता है। नतीजा जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप का वही पुराना खेल। फिलहाल नई सरकार का कामकाज शुरू होने से पहले ही परिवारवाद वाली सियासत ने तूल जरूर पकड़ रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की कलह बढ़ती ही जा रही है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बागी नेता धरना पर बैठ गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पहुंचने पर नेता और ज्यादा उग्र हो गए और नारेबाजी तेज कर दी। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति मैं किस आधार पे मेरे टिकट को वंचित किया गया हमसे। ये तस्वीर पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की है। कुछ भी नहीं है पप्पू यादव जी, ये लोग मिली भगत करके मेरा टिकट को काटा। अनुशासनहीनता के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसके खिलाफ बागी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में धरना दिया। और जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समझाने पहुंचे तो नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कृष्णा अल्लाबरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, ये तीनों सचिव। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। बाद में नाराज नेताओं के विरोध पर पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आए, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का कलह अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुका है और धरना प्रदर्शन के साथ ही अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें पद पे बने रहने का कोई औचित्य है जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने नाराज नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसी तरह का विरोध पार्टी फोरम पर होना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर नहीं। बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। पार्टी महज 6 सीट पर सिमट गई है। इसके बाद से नेताओं के बीच वार पलटवार का आरोप जारी है। टिकट बंटवारे से लेकर टिकट बेचने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं।